मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 25 नवंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों के शिखर पर फहराएंगे ध्वज, सीएम योगी का ऐलान। यूपी के सीएम योगी का ऐलान, यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी के वंदे मातरम वाले फैसले पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम तो जन मन गण सुनेंगे। शाहजहांपुर में अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई, मरघट की जमीन पर बने घर किए गए ध्वस्त। यूपी में योग्यता और सुविधाओं के मानक पर खरे नहीं उतरे अनुदानित मदरसे, 35 से ज्यादा को भेजा गया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लखनऊ में 1.5 लाख आवारा कुत्तों के लिए बनाने होंगे 30 आश्रय स्थल, रखरखाव पर भारी खर्च। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर, जहां अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर दरारें पड़ी हैं। आपको बता दें, अवध चौराहे पर बन रहा ये अंडरपास, अंडरग्राउंड अंडरपास निर्माण के चलते दरारें आने की संभावना, आशंका भी जताई जा रही है। पारा से कैंट वीआईपी रोड को ये अंडरपास जोड़ेगा। वहीं अंडरपास के ठीक ऊपर लखनऊ मेट्रो का पिलर है। यूपी राज्य सेतु निगम कर रहा है अंडरपास का निर्माण। 887.36 मीटर के अंडरपास का निर्माण जोरों पर है। कन्नौज, आगरा, मथुरा, नोएडा, दिल्ली को यह अंडरपास जोड़ेगा। 2 लेन के अंडरपास का निर्माण कार्य लगातार तेजी से जारी है। 14,637 लाख के खर्चे से ये अंडरपास का निर्माण हो रहा है। जून 2027 तक पूरा होना है ये अंडरपास। तो अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर दरारें पड़ी हैं। दो लेन में अंडरपास के निर्माण का कार्य लगातार जारी है। 14,637 लाख के खर्चे से अंडरपास का निर्माण। जून 2027 तक पूरा होगा अंडरपास का निर्माण। आपको बता दें, अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर ये दरारें देखने को मिल रही हैं। लखनऊ से अहम खबर, अंडरपास के ऊपर बनी रोड पर दरारें पड़ी हैं। अवध चौराहे पर बन रहा है अंडरपास। लखनऊ के नहरिया चौराहे पर जाम से निजात दिलाने के लिए एक तैयारी की गई। तैयारी था कि एक अंडरपास बनाया जाए जिससे यहां पर लगने वाले जाम से आम जनता को निजात मिल सके। हम इस समय मौजूद हैं जो नहरिया चौराहा वहां पर, और ठीक बगल में हमारे जो मेट्रो है उसके पिलर हैं। मेट्रो यहां से गुजरती है। अब आप समझिए, ये सेतु निगम यहाँ पर काम कर रहा है और उसके ठीक बगल में जहाँ पर अंडरपास का काम हो रहा है उसके ठीक बगल में सड़क पर दरारें पड़ गई। अब दरारें पड़ गई हैं तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ ये आ रही है कि आखिर ये दरारें क्यों पड़ी। हालांकि जब हमने पूछा तो आधिकारिक रूप से वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले टावर था, उस वजह से यहाँ पर दरारें पड़ गई। लेकिन ये कैसे संभव? जब टावर था उसको हटाया गया होगा, बाकायदा उसके लिए ठोस मिट्टी तमाम चीजें डाल के तब उसको बनाया गया होगा। लेकिन ये दरारें कहीं ना कहीं खतरनाक साबित ना हो जाएं, कहीं आम जनता के लिए खतरनाक साबित ना हो जाएं। की दूरी से मेट्रो गुजर पर नहीं, बीच में बाकायदा गैप हो चुका है। और आप देखिए नीचे तक जमीन दिखाई, छेद है, काफी नीचे तक जमीन है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई वाहन अगर आता है, कोई व्यक्ति आता है और कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसको लेकर के अभी तक कोई चीज नहीं पता चल पा रही। जब हमने तमाम यहाँ जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं उनसे जानना चाहा कि आखिर ये दरारें क्यों पड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास एक ही बहाना उन्होंने बताया कि ये टावर लगा था इससे। लेकिन दरारें लगातार बढ़ती जा रही, वहां से शुरू होकर के आप देखिए ये
धीरे धीरे जो मेन रोड है जहां पर वाहन चल रहे हैं वहां तक पहुंच के बैरिकेडिंग लगी है। और ये कभी भी बैरिकेडिंग को पार करके उस सड़क पर चली गई तो सोचिए कोई अगर दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसको बनाने के लिए तमाम जद्दोजहद हुई, काफी लंबे समय का इंतजार हुआ और इंतजार के बाद कहीं ना कहीं लखनऊ के लोगों को जाम से निजात देने के लिए जो काम शुरू हुआ। आपको बता दें ये जो अंडरपास है ये 887 मीटर लंबा है, जो इस पार से होकर के मेट्रो से होते हुए और दूसरी पार निकलेगा, जिससे आप सीधे जब आएंगे यहाँ से तो सीधे निकल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दरारों को लेकर के अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, सिर्फ बैरिकेडिंग लगाई गई, जबकि यहाँ पर तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए थी। अगर ये दरारें अगर आगे की ओर बढ़ती हैं, मानिए जहाँ पर मेट्रो के पिलर हैं उस ओर जाती हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहाँ बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे में जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं पता नहीं अभी तक कहाँ सोए हुए हैं और इसको लेकर के कोई प्रूफ जो ठोस तैयारी वो नहीं की गई है, जबकि यहाँ पर चाहिए था बाकायदा ट्रैफिक को रोक कर यहाँ पर पहले चेक किया जाए कि आखिर समस्या क्या है और उसके लिए जो गहरान काफी लंबा गहरान है इसको भरने काम किया जिससे आम लोगों को इससे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कहाँ सो रहे हैं और अगर वो निरीक्षण करने आते, अगर यहाँ देखने आते कि काम कैसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर इन दरारों पर भी उनकी नजर पड़ती। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, सिर्फ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बैरिकेडिंग के माध्यम से ही कहीं ना कहीं लोगों को सचेत किया जा रहा है कि आप इधर मत आइए। लेकिन अगर कोई ये दरार जो है उस पार जाती है, इसका जो दायरा होता है वो थोड़ा और बढ़ता है, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा को दावत ये दरारें दे रही हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर जहां न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़िता। आपको बता दें भटक रही पीड़िता परिवार सहित एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार। पाली कोतवाली पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया, पैरवी देने के बाद भी नहीं चेती कोतवाली पुलिस। दबंग युवकों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। एसपी ने दिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। पाली कोतवाली के सलोनी माजरा रामनगर का यह पूरा मामला है। हमारे घर पर जो है 20/10/2025 को दीपावली वाले दिन सोमवार विपक्षियों ने जो कमला देवी और चंद किशोर, मोहित, सोहित, अजय शर्मा, विजय शर्मा और गिरीश चंद, इन लोगों ने हमारे घर पर रात में 11:15 बजे हमला कर दिया। हमले में हमारे सर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। इनके हाथ में लाठी डंडा और बल्लम और पाता और राड थे और हमारी बीवी का भी सर फटा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे रायबरेली। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निषादों का योगी सरकार ध्यान दे रही है। मछुआ कल्याण कोष की योगी सरकार ने स्थापना की है। राष्ट्रगान के 150 वर्ष पूरे होने पर संजय निषाद ने कहा कि सबको राष्ट्रगान का समर्थन करना चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि आरडीएक्स पर भी उन्होंने बयान दिया। आरडीएक्स बरामद होने पर भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरोपी डॉक्टर के नाम पर कलंक, बृहद स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। संजय निषाद ने बात कही। तो आरडीएक्स बरामद होने पर भी बयान सामने आया है। सबको राष्ट्रगान का समर्थन करना चाहिए, संजय निषाद ने ये बात कही। नहीं की होती तो आज ये मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कैसे होता, कैसे इनके बच्चों के शिक्षा के लिए लाते, इलाज के लिए कैसे बनता, इनके बच्चों पर
आज कैसे इनके लिए अनुदान मिलता, आज कम से कम लगभग 15,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में। पहले पोखरा 1-2 इनके लिए आक्स होता था, अब कम से कम 100% पोखरे आस हैं, लगभग 80% पोखरे इनको दे दिया गया मछली पालन के लिए। तो व्यवसाय की असीम संभावनाएं हैं और इनको कम से कम जब प्रधानमंत्री खुद इनका जुबान पर नाम है कि निषादों की असीम संभावनाएं, अभी राष्ट्रपति गई हैं आंगला में, आप देखो वहाँ भी मत्स्य पालन के क्षेत्र के बढ़ावा के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि इनको विकास की धारा में लाने के लिए प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंदिर मस्जिदों पर प्रशासन की सख्ती, धार्मिक स्थलों पर हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। आवाज तय सीमा से ज्यादा हुई तो लाउड स्पीकर को जब्त किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कई जगहों पर पुलिस की मौजूदगी में हटाए गए हैं लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। 100 से अधिक लाउड स्पीकर्स जब्त किए गए हैं। लाउड स्पीकर चलाने वालों में इस छापेमारी से, इस कार्रवाई से हड़कंप मचा है। दोबारा नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन की हिदायत दी गई है। तो इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ लाउड स्पीकर चलाने वालों में। दोबारा नियम तोड़ने पर सख्त एक्शन की हिदायत भी दी गई है। जनपद मेरठ में माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप और ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर जो अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रहे थे, उन्हें हटवाया गया है और इसमें जो लोग शामिल थे उनको भी हिदायत दी गई है भविष्य में इसका पालन करने की। और जहां पर इसका उल्लंघन पाया जाएगा, पुनः अगर वहां पर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसमें उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर मढ़ा है आरोप। जिन्ना की मुस्लिम लीग से 3 राज्यों में किया गठबंधन। भाजपा के पुरखों ने मुस्लिम लीग से किया गठबंधन, संजय सिंह ने आरोप लगाया। एलके आडवाणी ने जिन्ना की कब्र पर माथा टेका। जिन्ना से भाजपाइयों के हैं काफी गहरे रिश्ते, संजय सिंह ने ये आरोप लगाए। जिन्ना की मुस्लिम लीग से 3 राज्यों में गठबंधन किया। भाजपा के पुरखों ने मुस्लिम लीग से किया गठबंधन, संजय सिंह ने बयान दिया। एलके आडवाणी ने जिन्ना की कब्र पर माथा टेका। इस जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है, तो उसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, ये जरूर है कि मैं यूपी के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसे मुद्दों में इनके साथ उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रोजगार नहीं देते, इसलिए ऐसी नकली बातें लेके आते हैं। जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर, जहां अचानक टायर के गोदाम में भीषण आग की घटना सामने आई। आग की लपटें देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात कारणों से गोदाम में ये भीषण आग लगी। रिहायशी कॉलोनी में था ये अवैध टायर का गोदाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। टायर गोदाम में आग से इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। टायर गोदाम में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। वहीं आग लगते ही गोदाम मालिक मौके से फरार हुआ है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मदीना कॉलोनी का यह पूरा मामला है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मदीना कॉलोनी का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर, जहां केसरीनाथ त्रिपाठी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जयंती पर परिजनों भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधि। विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपाल के पद पर रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। तो विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपाल के पद पर रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। प्रयागराज से अहम खबर, केसरीनाथ त्रिपाठी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
केसरीनाथ त्रिपाठी की जयंती पर परिजनों और भाजपा नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधि। कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके सिखाए हुए मार्ग पर मैं चलूँ और जैसा उन्होंने जन सेवा की है उसी तरह की जन सेवा करूँ और उसी तरह की स्वच्छ राजनीति करूँ। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो राजनीति में सुधार की जरूरत है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस जमाने की राजनीति देखी है जी। मेरे पिताजी के साथ मैं रहा और उस समय की भी राजनीति मैंने देखी और आज की देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से बहुत सुधार दिखेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें छात्र की दुखद मौत हुई है। तिंदवारी थाने से चंद कदम दूर ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। डंपर ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मारी है। इलाज के लिए ले जाने के दौरान छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही छात्र ने दम तोड़ा है। पुलिस ने ट्रक चालक को मौके से ही गिरफ्तार किया। तो इलाज के लिए ले जाने के दौरान छात्र की मौत हुई है। डंपर ने साइकिल सवार छात्र को मारी टक्कर। इलाज के लिए ले जाने के दौरान छात्र की मौत हुई है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही छात्र ने तोड़ा दम। कितने में पढ़ता था? 10 में पढ़ता था, पढ़ने गया था। कितने उम्र होगी? 16 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? गौली के रहने वाले। कहाँ पढ़ता था? इंटर कॉलेज में पढ़ता था। तिलवारी? जी। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया ठेला में। ठेला से एक्सीडेंट हो गया? जी। खत्म हो गया? खत्म हो गया। मौके पे खत्म हो गया ना? हाँ, मौके पे खत्म हो गया। ठेला 50 मीटर आगे झींक ले गया। ट्रक पकड़ गया? ट्रक पकड़ गया है, कह रहे हैं बाबू। पुलिस आई आपके लोगों के साथ? पुलिस हमको समझौता करके ले आई है। समझौता करके ले आई? हाँ। ये लड़का स्कूल आ रहा था पढ़ने सतना इंटर कॉलेज। हाँ। ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, ट्रक खत्म हो गया। लड़का खत्म। कहाँ से ट्रक आया था? ये बांदा की ओर से आया था। क्या नाम है लड़के का? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। कहाँ पढ़ता है? कितने में पढ़ता है? सतना इंटर कॉलेज 12 इंटर में। इंटर में पढ़ रहा है। क्या चाहते हैं यहाँ पर? अब उसका मान लो मुकदमा करके उसका जो है वो मिलना चाहिए कुछ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अहम खबर है। जानलेवा हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जान से मारने की नीयत से की थी फायरिंग। 2 सप्ताह पहले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। पुलिस ने आरोपियों को सिलावट से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 तमंचे, कारतूस व बाइक बरामद की है। थाना मनसुखपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है। उससे पहले आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आगरा से अहम खबर। जानलेवा हमले के आरोपी गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, जान से मारने की नीयत से की थी फायरिंग। 2 सप्ताह पहले अभियुक्तों ने किया था हमला। इस वक्त की अहम खबर आपको आगरा से दिखा रहे हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। दिनांक 19/10/2025 को थाना मनसुखपुरा क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना घटित हुई थी। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में उसी घटना का सफल अनावरण किया जा रहा है। 2 अभियुक्त जिनका नाम पवन और नितिन है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। दोनों के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस वो बरामद किए गए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल थी जो प्रयुक्त हुई थी घटना में, उसको बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताई है कि इनकी बहन का अफेयर चल रहा था, एक दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा था और वो उनको परेशान किया करते थे। परेशानी की वजह से जिस दिन ये घटना कारित हुई थी, उन्होंने इस घटना को अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के कारित किया
और इसी रंजिश को लेकर के फायरिंग की घटना कारित हुई थी। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो शेष अभियुक्तगण है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ईएनए की चोरी बहाव प्रकरण में दोषी पाए गए सहायक आबकारी आयुक्त आबकारी मंत्री ने रामप्रीत चौहान को किया बर्खास्त। तो 27,610 लीटर ईएनए चोरी का यह मामला, 27,600 लीटर ईएनए चोरी हो जाने का था यह प्रकरण। दिसंबर 2024 में विभागीय जांच के दिए थे आदेश। रामप्रीत चौहान को जांच में दोषी पाया गया। आबकारी मंत्री ने एक्शन लेते हुए किया बर्खास्त। तो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ईएनए की चोरी प्रकरण में कार्रवाई की है। बहाव प्रकरण में दोषी पाए गए सहायक आबकारी आयुक्त को बर्खास्त किया है। आबकारी मंत्री ने रामप्रीत चौहान को बर्खास्त किया है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से अगली अहम खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें यह अहम खबर लखनऊ से दिखा रहे हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपा है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपा है। एसआईआर को लेकर यूपी निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा है। यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपा है। यूपी इलेक्शन कमीशन को यह ज्ञापन सौंपा गया। एसआईआर को लेकर यूपी निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा गया। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखी चिट्ठी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न से विभूषित युवम लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सोमवार को प्रदेश भर के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एकता यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जहां सरदार पटेल के राष्ट्र के प्रति योगदान को श्रद्धाभाव से याद किया, तो वहीं वंदे मातरम में संशोधन और विरोध को लेकर आपको बता दें सरदार पटेल की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने एकता यात्रा का शुभारंभ किया। एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जागरूक करके भारत की आजादी के आंदोलन को, कौन ऐसा क्रांतिकारी रहा हो 1876 के बाद जिसने देश की आजादी के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष न किया हो। हर क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करके देश की आजादी की आंदोलन में कूद पड़ा था। क्या विद्यार्थी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, किसी भी उम्र का व्यक्ति वंदे मातरम एकमात्र उसके जीवन का मंत्र बन गया था। और देखते ही देखते वंदे मातरम का ये घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसते हुए दावा किया कि सत्ता से दूर रहने की वजह से वो बौखलाए हैं। चल रहे बिहार विधानसभा चुनाव में ये साबित
साबित हो चुका है कि अखिलेश यादव सहित उनके साथी जातीय गोलबंदी करने में असफल रहे हैं और आगे भी इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यही कारण है कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने जा रही। पाठक ने कहा कि एसआईआर को पहली बार ये एसआईआर नहीं हो रहा है। 2002 में भी एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों का गहन पर्यवेक्षण कराया गया था। इसके बावजूद एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख के पेट में दर्द हो रहा है। न आने देने के नाम पर मोदी जी और नीतीश जी पर मुहर लगाई है। आप देख रहे हैं बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कुर्सी से दूर होने की वजह से बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किए लेकिन जातीय गोलबंदी आप करा नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। बिहार के लोगों ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, जंगल राज को वापस न आने देने के नाम पर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए वंदे मातरम के विरोध को अनर्गल बयानबाजी करार दिया। इसे मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है तथा भारत के हर नागरिक को इसे गाकर आनंद और गर्व की अनुभूति होती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा नेता इसका विरोध कर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा घुसपैठियों के नाम हटाए जाने से अखिलेश घबरा गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया शीघ्र लागू होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं और उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए भारत विरोधी ताकतें हैं जो प्रदेश के नागरिकों का हक छीन रहे हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा राज्य सरकार न केवल इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाएगी बल्कि इन्हें ठिकाने पहुंचाने का भी काम करेगी, क्योंकि इन्हें प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप जानते हैं किसे के तहत केवल मुस्लिमों का वोट बैंक पाने के लिए समाजवादी पार्टी से विपक्षी दल इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि भारत का एक एक नागरिक वंदे मातरम गीत गा करके अपने आप को प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस करता है। बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कल तृतीय चरण का चुनाव है, अरे ऐतिहासिक चुनाव है। सर्व समाज का, खासकर माताओं बहनों का एक तरफा वोट एनडीए के प्रत्याशियों को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।